हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइट और मैंने आपको दिया था एक होमवर्क। ज़रा देखें इस क्वेश्चन के बारे में आपने क्या किया। A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeters away from a convex mirror, a focal length 15 centimeters. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens as the needle is moved far from the mirror. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। हमें क्या गिवन है? कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है तो मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए कुछ बातें कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर है यानी कि अगर कोई मुझसे ये पूछे इस मिरर की नेचर क्या है तो ये नेचर है इसकी डाइवर्जिंग। मुझे ये भी याद आ जाना चाहिए कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, u हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होगा और v हमेशा इसकी पॉजिटिव मिलेगी। इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। ये क्या है बच्चों? नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आएगी। ये सारी चीज़ें कॉन्वेक्स मिरर सुनते ही मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए। अब देखें इसमें क्या क्या गिवन था। ही सेड अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल, इसका मतलब मुझे h गिवन है। h भी हमेशा याद रखना है बच्चों, h1 हमेशा पॉजिटिव होगा और h2 भी इस केस में आपको पॉजिटिव मिलने वाला क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ठीक है जी, चलिए। सो h1 आपको गिवन है, इट इज़ 4.5 सेंटीमीटर्स एंड इट इज़ प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर, सो माइनस 12 सेंटीमीटर्स। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी मुझे v फाइंड आउट करना है एंड द मैग्निफिकेशन m भी फाइंड आउट करनी है, h2 भी फाइंड आउट करनी है, तभी मैग्निफिकेशन बता पाएंगे। एंड व्हाट हैपन्स एज द नीडल इज मूव्ड फार फ्रॉम द मिरर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केस नंबर 1 देखते हैं कि जब ये चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है जी। अब देखिए फोकल लेंथ भी आपको गिवन है मिरर की, दैट इज 15 सेंटीमीटर। सिंस इट इज कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ 15 प्लस आ जाएगी। सो नाउ अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखने लगूँ तो क्या होगा? सबसे पहली बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मुझे 1/v फाइंड करना है। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/15 माइनस 1/12 माइनस में, ये ध्यान में रखना है एंड कीप इट इन ब्रैकेट सो दैट आपको ध्यान रहे। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 1/15 प्लस 1/12। सो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो हम लिख सकते हैं नीचे 60, 15 15 चौके 60, 12 पंजे 60, तो इट इज़ 9/60। सो प्लस में आ रहा है, सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60/9। रिवर्स कर दोगे आप उसको, सेंटीमीटर्स में आ जाएगा आपका आंसर बिकॉज एवरीथिंग इन सेंटीमीटर। सो आई डोंट वांट टू फाइंड आउट द फ्रैक्शंस। अगर चाहो तो आप v की वैल्यू निकाल सकते हो बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू फॉर v वैल्यू। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। सो इट गोइंग टू बी 9 6 54 54 60 फिर बचा, इट विल बी अराउंड 7.67 सेंटीमीटर्स। ठीक, सो आपको v की वैल्यू मिल गई है। नाउ पहले फर्स्ट पार्ट का आपका हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। सो बच्चों मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन में माइनस v/u इज इक्वल टू h2/h1, राइट। मुझे v पता है, मुझे u पता है, h1 पता है, h2 नहीं पता। तो पहले हम इसको ही रिलेट कर लेते हैं और फिर बाद में सेकेंड स्टेप में हम इनको रिलेट कर लेंगे। तो हमें दोनों स्टेप्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि मैग्निफिकेशन मांगी है उसने। सो m इज इक्वल टू माइनस v/u। v की वैल्यू क्या मिली हमें? 60/9 और u की वैल्यू क्या है? -12, राइट। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा? -60/9 इंटू -12। ये माइनस और ये माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा। सो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। सो यू विल हैव 5/9 इज द मैग्निफिकेशन। और करना चाहेंगे इसको सिंप्लीफाई तो इट विल बी 0.50 है, 9 5 45, अगेन 50, 9 5 45। सो इट विल कीप ऑन मूविंग। सो मैग्निफिकेशन कितनी आपकी आ गई? 0.44। अब देखो मैग्निफिकेशन प्लस में आ रही है, प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये प्लस क्या बताता है? द इमेज इज वर्चुअल
एंड इरेक्ट। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, इट इज़ 0.1, मैग्निफिकेशन आपकी आ रही है <1। इसका मतलब इमेज जो है वो छोटी बनेगी, स्मॉल इमेज विल बी देयर। <1 है तो स्मॉल इमेज आएगी, प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। सो हमने जो पॉइंट्स इनिशियली निकाले थे वो सब क्लियर हो गए। एफ पॉजिटिव में है, येस। यू नेगेटिव में है, येस। वी की वैल्यू प्लस में आई है, येस। H1 की वैल्यू +1 प्लस में आई है, येस। वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर आई है इमेज की, येस। अब हमने देखना है, इमेज स्मॉल भी बनने वाली थी तो वो स्मॉल भी आई है। ठीक है जी। अब हमने निकालनी है वैल्यू H2 की। तो H2 के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट M इज इक्वल टू -V/U विच इज ऑल्सो इक्वल टू H2/H1। अब हमने इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं या इसको रिलेट कर लिए, M और H2 को। एनी वे यू कैन फाइंड इट आउट। सो हमें M की वैल्यू क्या मिली है, 5/9। 5/9 इज इक्वल टू H2/H1। H2 हमें निकालना है और H1 हमें गिवन है 4.5। H1 गिवन है 4.5। सो आप यहाँ से H2 निकाल सकते हो, दैट इज 5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 9। 9 के टेबल में 45 कितने पे आएगा, 0.5 पे। सो द H2 विल बी 2.5 सेंटीमीटर्स। सो हमारे पास वैल्यू आ गई, V की वैल्यू 6.7 सेंटीमीटर्स आ गई। मैग्निफिकेशन आपके पास 0.44 आ गई एंड H2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 2.5 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ से आपने निकाल दिया उसकी पोजीशन और उसकी मैग्निफिकेशन एंड नेचर हमने पहले ही बता दी थी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर आंसर्स और न्यूमेरिकल्स। आज हम शुरू करेंगे बच्चों एक नया टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों। रिफ्रैक्शन होता है, लेट अस से ये हमारे पास एक मिरर है और ये उसके साथ एक नॉर्मल रे है। ठीक है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये क्या बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज माय इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन क्या थी, ये रहा मेरा मीडियम नंबर 1 और ये रहा मेरा मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। जब इंसिडेंट रे टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाए, एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाए तो उसे हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है जी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्योंकि ये एंगल इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ। रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डिनोट इसको भी आर से ही करते हैं लेकिन इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम कहें ये ए है, ये ओ है, ये बी है, सो वी कैन से एंगल AON इज इक्वल टू एंगल इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंस एंगल। और अगर हम ये कहें एंगल BON इज इक्वल टू एंगल R वेयर इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक मीडियम से उसी मीडियम में आ जाना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाना। सो वी कैन से द phenomenon of change in the path of light in going from one medium to another is called refraction of light। अब आप देखिए पॉइंट क्या है, एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर रही है। आप देखिए ये रे जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे, है ना। अगर हम इसको देखें तो ये रे जानी चाहिए थी
सीधी लाइक दिस, लेकिन गई नहीं, बेंड हो गई। बेंड हो गई किसी कारण से, वो कारण क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब वो अपना पाथ चेंज करके दूसरे मीडियम में पहुंच रही है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो वो फिनोमिना जिसमें लाइट की रे का पाथ बदल जाए ऑन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। सो दिस इज called as refraction. Thus we can say that refraction of light is the phenomena of bending of light, यानी पाथ चेंज हो रहा है तो हम से बेंडिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। कब? ऑन एंटरिंग another medium। आप किसी भी डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज लिटिल मोर रिफाइंड, इसलिए आपको बताई है। रिफ्रैक्शन अकर्स एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। देखिए, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, इनकी ये रही बाउंड्री। दिस इज नोन एज बाउंड्री। अब यहाँ मिरर नहीं है ये, दिस इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स। जहाँ दोनों मीडियम एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम कहते हैं बाउंड्री, ठीक है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए इसको किस तरह से हम और देख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, लेट अस से दिस इज माय एक्सिस, एक्स वाई कर ले, और ये उसके साथ एक नॉर्मल बन गया है, दिस इज माय नॉर्मल। चलिए इसको सॉलिड ही बना लेते हैं, ठीक है जी। इसमें अब एक इंसिडेंट रे आएगी, ये देखिए, इसको मार्क कर लेते हैं ए, इस पॉइंट को मार्क करते हैं ओ, एंड द पाथ ऑफ द रे विल चेंज। देखिए चेंज हो गया, दिस इज बी। नाउ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल के साथ जो बनेगा दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। सो एंड ओ क्या है इसके अंदर? ओ क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या बाउंड्री ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। सो आप कह सकते हो एन एक्स ओ वाई इज द बाउंड्री, एक्स ओ वाई इज द बाउंड्री ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। और यहाँ पे जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ लॉ रूल ये है, दिस इज द रूल और लॉ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल नॉट बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल नेवर बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। अब हमने ये तो कह दिया कि रे जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद बेंड कर जाती है। मुझे ये जानना है ये बेंड होती ही क्यों है। बच्चों ये बेंड इसलिए होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वजह से इसकी बेंडिंग होती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम कौन सा होता है? ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से लाइट पास करे। सो व्हाट इज ऑप्टिकल मीडियम? ए ट्रांसपेरेंट, पॉइंट इज इट इज अ ट्रांसपेरेंट, not opaque, not translucent. It is a transparent medium in which light can travel, right? So and ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि बेंडिंग होगी या नहीं होगी? देखो लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम which is denoted by small c is always equal to, yes it is 3 into 10 raised per 8 meter per second। यानी कि अगर आप कभी भी स्पीड ऑफ लाइट की बात करोगे तो आप 3 into 10 raised per 8 मीटर पर सेकेंड की बात करोगे। कहाँ? वैक्यूम में या फिर एयर के अंदर। एयर के अंदर जो है बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इज मार्जिनली डिफरेंट, लेकिन हम इसको कंसिडर 3.8 इंटू 10 रेज पर 3 to 10 raised per 8 ही कंसिडर करते हैं। इट इज़ मार्जिनली डिफरेंट बट वी विल कंसिडर इट सेम, ठीक है जी।
बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है इसके अंदर. सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. ये पॉइंट याद रखिएगा, हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं. लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ऑप्टिकली माने ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड लाइट ट्रेवल्स स्लो इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. जो मोटा रास्ता होगा वहाँ से धीरे जाएगी, जो पतला होगा उसमें से तेज़ निकल जाएगी. बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें इन एयर या इन वैक्यूम की बात करें, तो अभी हमने देखा कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन यही स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अगर देखें बच्चों, तो ये हो जाएगी 2.25 × 10⁸. और अगर यही स्पीड ऑफ लाइट आप ग्लास में देखोगे तो ये और कम हो जाएगी, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब आप ये देखिए, हम लोग हवा से पानी से ग्लास की तरफ गए. वी आर मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेयरर टू डेंसर मूवमेंट. यानी क्यों, मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो एयर की जो डेंसिटी है इट इज़ लेस देन वाटर, और वाटर की डेंसिटी लेस देन ग्लास है. ठीक है. सो बेसिकली हम जो डेंसर या रेयरर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. फाइन. सो इसी डेंसिटी और रेयर ओपेसिटी की अगर हम बात कर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट करते हैं. वी हैव अ टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium, represented by किससे? स्मॉल एन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से. सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जब भी हम किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या स्पीड ऑफ लाइट को हम वैक्यूम के साथ रिलेट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम और वैक्यूम के साथ रिलेट करेंगे, हमें क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज डिनोटेड बाय एन. सो एन इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट विल बिकम एब्सोल्यूट अगर आप एयर या वैक्यूम से रिलेट करते हो. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन, sorry, it is the speed of light in vacuum to speed of light in medium. This is known as refractive index. So it is C. हमने कहा था velocity of air, speed of light in air या vacuum हम C से डिनोट करते हैं, और velocity of light in medium को हम small v से करते हैं. So we can say n, which is the refractive index, is equal to C upon v. लेकिन अगर ऊपर C आ जाए तो इसे हमेशा हम क्या कहते हैं? Absolute. This is the absolute refractive index. ठीक. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एब्सोल्यूट फॉर ग्लास, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. जिसके लिए निकाल रहे हैं उसको नीचे लिख दो. विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? 3 × 10⁸. एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो हमने अभी ऊपर की थी? दैट इज 2 × 10⁸. ठीक है, तो हम वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. सो इट इज 2 × 10⁸. दिस इज इक्वल टू 1.5. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास, लेकिन कौन सा? एब्सोल्यूट। ठीक, क्योंकि ये रेशो है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। सो यूनिट इज व्हाट? नो यूनिट, क्योंकि ये क्या है? रेशो। किसकी? स्पीड की रेशो है। सो रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। आपका होमवर्क रहेगा एक, आप मुझे एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ वाटर बताएंगे, क्या निकलेगा? दिस इज योर होमवर्क। एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। होमवर्क क्यों? आप अभी करिए इसको, पॉज कीजिए वीडियो, 1 2 3 4 एंड ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। चलिए पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, हम इसको अभी करते हैं। ओके, लेट्स डू इट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर मुझे निकालना है एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब क्या है? आई हैव टू रिलेट द स्पीड विद स्पीड ऑफ लाइट विद इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हमें मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? 3 इंटू 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या थी? 2.25 इंटू 10⁸. राइट, कैलकुलेशंस करके देखेंगे। विल राइट 300 डिवाइडेड बाय 225, सो वी कैन डिवाइड इट बाय 25। 25 अट्ठे 25 नया 225, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 50 रह गया, 25 दूनी 50। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 4 एंड 3, सो इट कम्स आउट टू बी 4/3, और वी कैन से 1.33 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक, पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपने। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, शायद ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व इट। सो आपको पॉइंट ध्यान में ये रखना है, जब भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर होनी चाहिए इस इक्वेशन के अंदर या इस फार्मूला के अंदर, या अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी गई है और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, तो वो हमेशा एब्सोल्यूट होगा। जहाँ एयर या वैक्यूम आ गया वो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये डिराइव कर लिया कि n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू सी अपॉन एन, ये भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। सो लार्जर द वैल्यू ऑफ n, larger the value of n, smaller will be the value of velocity and vice versa in the medium। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि उस मीडियम की डेंसिटी क्या है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या मिलता है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। So refractive index of any medium is directly proportional to density of the medium. So जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। हमें क्या फ़ायदा है इसका? हम अभी बात करेंगे इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स क्या हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बच्चों डिनोटेड बाय स्मॉल n इज ए, कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम whose value depends only on nature of material।
मटेरियल का नेचर क्या है सिर्फ उस पे डिपेंड करता है, ऑफ द मीडियम। एंड द कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो ही चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ओनली ऑन टू थिंग्स। नंबर वन इज nature of material and number two is color or wavelength of light। दो ही चीज़ों पे ये डिपेंड करने वाला है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। हमने देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो चलिए देखते हैं रिलेटिव क्या होगा। फिर दो तरह के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ध्यान में रखने हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप समझ ही गए होंगे रिलेटिव का मतलब क्या है। व्हेन वी रिलेट इट टू सम अदर मीडियम, अदर मीडियम माने एयर के अलावा किसी और मीडियम की बात करें। सो व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, from one medium, let us mark it as 1, and another medium, let's mark it as 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is written as, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसे आप नीचे रखिए और जिसके रिस्पेक्ट टू निकालते हैं उसे आप ऊपर लिख लीजिए। इसे हम एक और तरीके से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। एक और तरीके से इसको लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, तीनों का मतलब एक ही है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरीकों से लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमें देखना है ये करना कैसे है। अगर हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम कैसे लिखेंगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका हम क्या करते थे, वेलोसिटी नीचे लिख लेते थे और मीडियम की वेलोसिटी जिसमें से आती थी यानी एयर में से उसको ऊपर लिख लेते थे। चलिए कंफ्यूज नहीं करते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जब लिखेंगे तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू जिसके निकाल रहे हैं उसे 1 नीचे ले लेंगे। सिंपल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे उसको ऊपर लेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके रिस्पेक्ट टू निकालोगे उसे नीचे ले लेंगे। यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई मेरी, इसके रिस्पेक्ट टू निकालना है। अब हमें पता है, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिनोटेड बाय c अपॉन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, अगर n2 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, c अपॉन v2, और अगर n1 निकाल रहे हैं तो c अपॉन v1, यही लिखेंगे। कोई डिफिकल्टी इसमें समझने में? ओके, नाउ अब c कॉमन है, कैन बी कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन v2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन v1। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो रिवर्स हो जाएगा, सो इट विल बी v1 अपॉन 1, करेक्ट है। सो कैन बी राइट v1 अपॉन v2, सिंपल है। सो इसका मतलब अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना हो, आई विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये तो सिंपल है, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं। मगर अगर आपको वेलोसिटीज़ के सेंस में देना हो तो देखो रिवर्स हो गया,
velocity of 1, velocity of 2. So we can say speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. इसको आप किस तरह से याद करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसे ऊपर एज इट इज ही लिख लो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 पहले लिखा है, ओके, ऊपर लिख दिया. विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाला, उसे नीचे लिख दिया. ठीक है, इसको हमने ऊपर लिख लिया और इसको हमने नीचे कर दिया. वेलोसिटीज लेंगे तो उल्टा कर देंगे. वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन 1, स्पीड ऑफ लाइट इन 2. सिंपल है. चलिए इसको हम रिलेट करके देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अगर हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताइए. यहाँ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. दिस इज refractive index of glass and this is what? refractive index of water. अब ये सोच रहे होगे आप ये किसके रिस्पेक्ट टू है बेटा? ये है विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि ये क्या है इनके दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. अब हमसे ये कहता है कि मुझे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताइए, तो मैंने क्या करना है? जिसको पहले लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू निकाल दिया. ये क्या है? एयर. ये क्या है? एयर. क्लियर? अब देखिए, अब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखती हूँ तो वेलोसिटी कैसे लिखोगे आप? चलिए यहाँ पे हम मार्क करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं. तो हमने स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, हमने पहले ही किया था, ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. यही लिखोगे आप. इसको डिनोट करेंगे हम C और V के साथ. तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू NGA अपॉन NWA. इसको हम कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय, सिमिलरली N वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो इसको भी यही लिख लें, C अपॉन VW. क्लियर? C से C कैंसिल, रिवर्स हो जाएगा तो इट विल बिकम VW अपॉन VG. इसका मतलब हमारे पास दो रिलेशनशिप हो गए. अगर NGW निकालना है यानी कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लिखेंगे ग्लास अपॉन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और अगर मुझे स्पीड के टर्म में देना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? वाटर अपॉन ग्लास. यानी कि अगर मुझे स्पीड की टर्म में लिखना है तो जो बाद में आया है वर्ड उसको ले लो पहले और इसको ले लो नीचे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लेना है तो जो बाद में आया उसको नीचे, जो पहले आया उसको ऊपर. बस इतना सा ध्यान रखिए. इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, लिख लिख के रिवाइज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कंफ्यूज भी करता है. ठीक है, एग्जाम में भी बहुत तंग करता है ये. चलिए अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके समझ लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आपने मुझे बताना है स्पीड ऑफ लाइट को कवर करके. हमें पता है अगर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास. वेलोसिटी इन वाटर कितनी थी? हमें पता था 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8. करेक्ट है. सो इसको हम लोग ज़रा सॉल्व कर लेते हैं. आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? अगर हम ग्लास का निकालेंगे तो यू विल गेट 2 से डिवाइड करेंगे 1.125. करेक्ट है. सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए आपसे ये कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालिए जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, तो आप क्या लिखोगे? हमने निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. वो कैसे निकाला हमने? C अपॉन V, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई ग्लास में कितनी थी? 2. तो हमारे पास आ गया था 1.5, या आप कह सकते हो 3/2. तो हम यहाँ वैल्यू लिख लें 1.5 या 3/2. चलो 3/2 लिख लेते हैं.
सिमिलरली हमने ग्लास की जगह वाटर का निकाला था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगेन विद द सेम फॉर्मूला, इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10⁸. तो हमें क्या मिला था? इट केम आउट टू बी 4/3. ठीक है जी, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं 4/3. सो हमारे पास क्या निकल आएगा इसमें आंसर? 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, रिवर्स हो जाएगा 3/4. सो इट इज़ 9/8 विच कम्स आउट टू बी 1 पॉइंट, वही जो हमने ऊपर निकाला था 125. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे विच इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ठीक है जी, अब लास्ट टॉपिक आज के लिए, देन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा. देखिए, रिफ्रैक्टिव हमें निकालना है रिलेशनशिप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 and or with, you can say, with refractive index of medium 1 with respect to 2. देखो इसको लिखना कैसे है. पहला पॉइंट देखते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2. पहला पॉइंट देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. हमें इन दोनों का एक रिलेशनशिप निकाल के देना है कि आपस में कैसे रिलेट करते हैं. अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. इससे क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. करेक्ट है. दोनों में देखो रिलेशनशिप कैसे निकालना है आपको. ऑल्सो वी कैन से वेलोसिटी किस टर्म में, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और इसमें वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ 1. ठीक है, तो मेरे पास दो रिलेशनशिप्स आ गए. एक रिलेशनशिप ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है. करेक्ट, दोनों तरह के रिलेशनशिप्स मेरे पास पहुंच गए. अब देखिए ये दोनों बराबर है, सो आई कैन इक्वेट. हम इनको नंबर दे देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can say that n2 upon n1 is equal to v1 upon v2. लिखा जा सकता है. Similarly, from 3 and 4 we can say n1 upon n2 is equal to v2 upon v1. लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए, अगर मुझे इन दोनों को रिलेट करना है बाय equating, or we should better say multiplying. Let us mark this as 5 and mark this as 6. So multiplying 5 and 6 हमें क्या मिलेगा? n2 upon n1 multiplied by n1 upon n2 should be equal to v1 upon v2 into v2 upon v1. लिखा जा सकता है. ओके, so what is this n2 by n1? This is refractive index of 2 with respect to 1 multiplied by refractive index of 1 with respect to 2. This is equal to what? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, is equal to 1. हमें इन दोनों का रिलेशनशिप निकालना है, इसलिए इनको कैंसिल नहीं कर रहे हैं. We will cancel these ones. So now we can say that refractive index of 2, 1 is equal to 1 upon refractive index of 1 by 2. So इसका मतलब it is going to be an inverse relationship. So ultimately what conclusion we are going to draw? Refractive index of 2 with respect to 1 is reciprocal of refractive index of 1 with respect to 2. ठीक है जी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं. ध्यान रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सब यहीं से आने वाले हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड दिस इज ऑल फॉर द डे. एंजॉय योर डे, कीप स्माइलिंग, keep studying and stay safe.